गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आपका पुनः स्वागत है नए वीडियो में। जैसा कि बच्चों आपको बताया कि पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें प्रश्नावली 1.1 को पूरा यहाँ पे सॉल्व कर लिया था और अब हमारे पास जो नई प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 1.2 और पहले चैप्टर की ये क्या है, लास्ट प्रश्नावली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान जरूर होना चाहिए और अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान होता है तो हमें प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने में बहुत आसानी होने वाली है। और बच्चों पेपर के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का जो ये आपका बोर्ड पेपर होगा तो इसके दृष्टिकोण से ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं आपके पास बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स के आते हैं। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.2 और लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है और जिन बच्चों को नहीं पता है तो एक बार पुनः यहाँ पर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं ताकि हमें 1.2 को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। तो बच्चों सबसे पहले जिन चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे पास संख्याएं। आपको पता है आप संख्याओं को अनेक रूपों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो होता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस से ये पढ़ते हुए आए हैं कि हमारे पास कुछ परिभाषाएं होती हैं जिनमें आप लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। आप लोग इनको कॉपी में भी लिखते रहिए, ठीक है। तो ये है आपके पास प्राकृतिक संख्या। बच्चों इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। दूसरा हो जाता है आपके पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे हम कहते हैं होल नंबर। इसे हम कहते हैं होल नंबर। अगला जो होता है हमारे पास वो होता है सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। इसे हम कहते हैं इवन नंबर। अगला जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा आपका विषम संख्या, जिसे आप कहेंगे ऑड नंबर। अगला हो जाएगा हमारे पास भाज्य संख्या। अगला हो जाएगा हमारे पास अभाज्य संख्या। अगला हमारे पास हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। तो बच्चों आपके पास ये कुछ परिभाषाएं आप लोगों को क्या होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और इसके अलावा आता है इसमें सहअभाज्य संख्या। तो आप सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर इनको मैं बारी बारी से बताता हूँ कि कौन सी संख्या किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और ये जो हमने नीचे लिखे हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है। 1 से प्रारंभ होती है। ये संख्याएं क्या होती हैं? 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है।
कहाँ से शुरू हो रही है? ये 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक चल रही है? अनंत तक चल रही है। ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है। प्यारे बच्चों, जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसी में आपका अगला है सम संख्या। किसे कहेंगे सम संख्या? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 2 से पूर्णतः विभाजित क्या होंगी बेटा? आपको इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका याद रखना है कि उन संख्याओं की इकाई स्थान पे क्या होगा? इकाई स्थान पर ये अंक रहेंगे। कौन? 0, 2, 4, 6, 8। ये अंक जिन भी इकाई संख्याओं मतलब जिन भी संख्याओं के इकाई स्थान पर रहेंगे, यूनिट प्लेस पे रहेंगे, वही संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या। आप कुछ भी सोचिए मन में, ठीक है? आप यहाँ पे लिखिए 2, 2, 3, 8, 7, 2, 6, 4, 9, 3, 2, 6, 2, 0, 2, 0। तो बच्चों आपने क्या देखना है? इकाई स्थान पे अंक चेक करना है। ये इसको कहते हैं इकाई स्थान, जो सबसे दूर वाला रहता है, इकाई स्थान। तो इन पर देखो आप क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो देखिए 8 सम्मिलित है, हाँ। 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 यहाँ सम्मिलित है। 6 है, बिल्कुल 6 यहाँ सम्मिलित है। 0 है इकाई स्थान पे, 0 बिल्कुल यहाँ सम्मिलित है। तो जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए, उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। ठीक है? कोई संख्या 375। अब बताइए इकाई स्थान पे क्या है? 5 है। और हमको पता है सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए। लेकिन यहाँ पर इकाई स्थान पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या नहीं होगी? सम संख्या नहीं होगी। अब इसके जस्ट विपरीत जो होता है वो होता है विषम संख्याएं। किसे कहते हैं विषम संख्याएं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। बच्चों, पूर्णतः विभाजित का मतलब ये होता है कि 2 का भाग इन संख्याओं में पूरी बार चला जाता है, यानी अंत में शेषफल क्या होता है? 0 होता है। कोई संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जिनके अंत में शेषफल में 0 नहीं आ पाता है, कोई संख्याएं क्या होती हैं? आपकी विषम संख्याएं। तो एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है 28। आप इस क्या कर रहे हैं? यहाँ से 2 से इसका भाग दे रहे हैं। आपके पास आता है 2 एकम 2, ठीक है? आपने लिखा है यहाँ पर 8, 2 चौको 8। आप देख रहे हैं कि लास्ट में शेषफल क्या आ रहा है? 0। तो वो संख्याएं क्या हो रही हैं? 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी उन्हें हम कहेंगे सम संख्या। और अगर आपके पास सोचे, आपके पास कोई नंबर है 23, ठीक है? तो आपने इसमें 2 का भाग दिया, तो आपके पास आ रहा है 2 एकम 2। यहाँ पे आपके पास आएगा 0, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आप लोग लिखेंगे 2 एकम, पहले आपने 3 उतारा, 2 एकम आपने कितना लिखा? 2। आपके पास शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में जहां आपका शेषफल क्या आ रहा है? आपका 1 आ रहा है, तो ये संख्या क्या नहीं हो रही है? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। और तो ये जो 23 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो आपने लिखा वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम कहते हैं सम संख्या। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। क्या पहचान होगी विषम संख्याओं की? उनके इकाई स्थान पर आपको 0, 2, 4, 6, 8 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उनके इकाई स्थान पर? आपको 1 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 7 मिल सकता है और 9 मिल सकता है। तो ये होती है विषम संख्या। प्यारे बच्चों, इसमें अगला है भाज्य संख्या।
अच्छा, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, को प्राइम नहीं कहते हैं, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। अब आप लोगों ने ध्यान से समझना है, लास्ट की 3 परिभाषा को हमने बहुत गहनतापूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है कि किसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो वही संख्याएं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? एक के पहाड़े में आती है, अपने पहाड़े में आती है, और इसके अलावा किसी अन्य के पहाड़े में आती है, वही संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं। उदाहरण के लिए आप लीजिए किसी संख्या 6 को। अब देखिए 6 एक के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी आता है, और इसके अलावा 3 के पहाड़े में भी आता है। तो जो संख्याएं एक के पहाड़े में और स्वयं के पहाड़े के अतिरिक्त किसी अन्य पहाड़ों में आए, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। जी लिखा नहीं है, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो आपको बोला था मैंने, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वही संख्याएं जो केवल क्या होती हैं, जो एक के पहाड़े में आती है और इसके अलावा अपने पहाड़े में आती है। मतलब जैसे आपने लिखा 3, तो 3 केवल किसके पहाड़े में आ रहा है? एक के पहाड़े में आ रहा है और 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा आप एक और उदाहरण देखिए, आप लिखिए 7 को। 7 एक के पहाड़े में आ रहा है और 7 के पहाड़े में आ रहा है, ये भी अभाज्य संख्या। 13 देखिए, एक के पहाड़े में आती है और इसके अलावा 13 के पहाड़े में आती है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो एक के पहाड़े में, स्वयं के पहाड़े में और इसके अलावा किसी अन्य और के पहाड़े में आती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है उसको हमने पढ़ना है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करना है। तो आपके पास आएगा सह अभाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि भाज्य संख्या के लिए हमें केवल एक संख्या की जरूरत पड़ी थी, अभाज्य के लिए भी क्या पड़ी थी? हमें केवल एक संख्या की जरूरत पड़ी थी। लेकिन जो सह अभाज्य संख्या है, इनको बताने के लिए हमें 2 संख्याओं को आपस में क्या करते हैं? इनकी तुलना करते हैं, इन्हें आपस में कंपेयर करते हैं। तो मानिए, सपोज आप सोचिए आपके पास 2 नंबर है, 3 और 5। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या ये सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या की ये परिभाषा होती है कि दोनों में जो गुणनखंड होंगे, अब गुणनखंड किसे कहते हैं आपको पता है। 3 को आप लोग लिख सकते हैं 3 गुणा गए 1, और 5 को आप लोग लिख सकते हैं 5 गुणा गए 1। अगर आप इनके गुणनखंड देखें बच्चों, तो इनके गुणनखंड में देखो कॉमन नंबर क्या है? केवल एक कॉमन नंबर है। इनके जो गुणनखंड में क्या है हमारे पास? केवल एक ही नंबर क्या है इसमें? उभयनिष्ठ है। तो इसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। हम और संख्याओं को चेक करते हैं। चलिए, तो हम चेक कर रहे हैं एक और संख्या। मानिए एक है आपकी 6, दूसरी है 8। इसको अगर आप लोग लिखेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा गए 3, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2। तो बच्चों अगर आप लोग देखेंगे कि क्या इसमें एक के अतिरिक्त कोई ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2 है। तो क्या ये संख्या सहभाज्य संख्या है? नहीं। सहभाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसमें केवल एक ही क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, वो होगा 1। कुछ और चेक करते हैं। आपके पास है 2, नहीं आप सोचिए, आपके पास है 4 और एक संख्या है 9। चलो इसको चेक करो। 4 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा गए 2, और इसके हो जाएंगे 3 गुणा गए 3। अब देखिए जरा इसमें क्या इसमें कोई कॉमन है? 2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का गुणा करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि 4 और 9 में क्या है हमारे पास? एक संख्या ऐसी है जो कॉमन है, वो क्या है आपके पास? 1 है। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। वे जो संख्याएं जिनके पास क्या ना हो, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो, उस संख्या को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो जो आप लोगों ने देखा 4 और 9 में केवल क्या है आपके पास सह अभाज्य संख्या कौन है? 1। ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखिए 7 और 10। तो देखिए बच्चों, 7 को आप लोग लिख सकते हैं 7 गुणा गए 1, 10 को आप लोग लिखेंगे 2 गुणा गए 5। इसको आप लोग 1 भी कर देंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देखें कि आपके पास 10 और 7 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है आपका 1।
ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। काफी जरूरत पड़ने वाले इस संख्या की हमें, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जरूरत जब पड़ेगी तो आप लोग देख लेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आप लोगों ने ये नोट डाउन कर दिया होगा। अब हमारे पास इसमें दो और संख्याएं हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारे पास अगला टॉपिक है परिमेय संख्या, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रेशनल नंबर कह रहे हैं। और एक अतिरिक्त एक और संख्या हमारे पास, जिसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो हमने जो अंत की तीन परिभाषाएं पढ़ी हैं, कौन कौन सी? एक हमने पढ़ा सहअभाज्य संख्या, एक ही शब्द का इस्तेमाल करना हम लोगों ने, सहअभाज्य संख्या। दूसरा हमने पढ़ा परिमेय संख्या, और तीसरा हमने पढ़ा अपरिमेय। अब पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अपरिमेय। तो देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों, परिमेय संख्या हमारे पास वही संख्याएं होंगी जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसका, एक बार परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तथा Q का मान नहीं होना चाहिए कितना, 0। तथा Q का जो आपका मान होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं को आप क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में। P आपको पता है ये भिन्न का क्या होता है, आपका अंश होता है, और ये भिन्न का क्या होगा, आपका हर होगा, ठीक है। ये आपका अंश है, ये आपका हर है। आप इसको लिखते हैं न्यूमरेटर, और ये आपके पास होता है डिनोमिनेटर। तो बच्चों, प्राइम संख्याएं हमारे पास, यानी रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होंगे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर Q का मान क्या होगा, 0 होगा, तो इसका असर हम देखेंगे कि किस प्रकार से संख्या पर पड़ता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 7/2 हो सकता है, ठीक है। या इसका जो आंसर है वो कितना हो सकता है, 9/5 हो सकता है। कि आपके पास अंश में कोई संख्या है, हर में क्या है, कोई संख्या है, लेकिन हर वाली संख्या का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 8/0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो देखो क्या होगा, ठीक है। 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 का भाग अगर आप लोग 8 में देंगे तो ये भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की एक खासियत ये भी होती है कि वे दशमलव के बाद क्या होती हैं, या तो वो उनमें दशमलव के बाद वो क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। शांत का मतलब उसका आंसर ऐसे आ सकता है आपका 7.33685, या तो ये हो जाए, ठीक है, या क्या हो 8.353535, ये चीज रिपीट होती रहेगी, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या वही संख्याएं नहीं होंगी जिनको सॉल्व करने पर एक संख्या अनंत तक चलती रहेगी, वो कभी शांति ना हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप भाग दो तो प्रत्येक बार क्या हो, अलग अलग आंसर है। जैसे आप पाई 22/7 को सॉल्व करते हो, यानी पाई को सॉल्व करते हैं,
तो पाई का एक मान तो हम क्या मानते हैं 22/7 मानते हैं। तो क्या है पाई के मान के बहुत निकटतम मान है 22/7, लेकिन इसकी वैल्यू क्या नहीं होती है पाई के बराबर नहीं होती है। ठीक है, बहुत निकट है लेकिन पाई के बराबर नहीं है, क्योंकि पाई को जब आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, जब बड़े बड़े कंप्यूटरों के द्वारा पाई को सॉल्व किया जाता है तो पाई की वैल्यू क्या होती है पॉइंट के बाद अनंत तक चलती है, कभी समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, जो दशमलव के बाद कभी शांति नहीं होती, जिसका नाम क्या है शांत न होने का मतलब यह है दशमलव के बाद वो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर आप लोग 8 का भाग 15 में दोगे तो कितना होगा 8 एकम 8 8 कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, आपने दशमलव लगाया 0, 8 से 48 8 8 64 ठीक है, 6 ये आया पॉइंट लग रखा है 0 बढ़ेगा 8 से 32 8 5 40 8 से 48 8 7 56 और यहाँ पे बचेगा 4 दशमलव लग रखा है 0 8 5 40। तो देखो बेटा 15 जो आपका 8 है वो कैसे संख्या है P/Q के रूप में लिखा भी जा सकता है, और दशमलव के बाद क्या हो रही है शांत भी हो रही है। मतलब शांत का कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं कि अनंत तक चल रहा है, तो अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आप यहाँ आपको बता रहे थे कि अगर किसी संख्या के बट्टे में हर में अगर 0 आ जाएगा तो 0 के आने से क्या होता है, देखो 0 के आने से वो संख्या अनंत तक चलती रहेगी। तो 0 8 0 8 आएगा, फिर चाहे 0 8 आप कर दे रहो ये भी 0 आएगा। ठीक है, ये अनंत तक आप लोग इसको चलाते रहोगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो दशमलव ये बट्टे में परिमेय संख्याओं के बट्टे में क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आता है तो वो संख्या क्या होती है अनंत तक चलती है, या उसको आप लोग डिफाइन नहीं कर पाओगे, अपरिभाषित, इसको आप लोग अपरिभाषित भी कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमारे पास वो संख्याएं होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो अनंत तक क्या होता रहेगा चलता रहेगा, जबकि परिमेय संख्या क्या होती है अनंत तक नहीं चलती है, दशमलव के बाद वो क्या संख्या क्या हो जाती है शांत हो जाती है। ठीक है, आपने ये लिखा। इसके अलावा एक और परिभाषा होती है परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्याओं में क्या होते हैं P और Q जो होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, P व Q क्या होती है सह अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि जिन जिन नंबर को आप परिमेय संख्या कह रहे हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिखेंगे। P और Q क्या होनी चाहिए सहअभाज्य संख्याएं। आपको बताया सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त क्या नहीं होता है कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होता है। जैसे आपने माना यहाँ पे आपने लिखा 3 और यहाँ पे आपने लिखा 8, या आप लोग इसको 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो 3 को आप लोग लिखते हैं 3 गुणा गए 1, 4 को लिखते हैं आप लोग 2 गुणा गए 2, और कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या है एक क्या है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इस संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या एक परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास आएगा 8/6, तो बच्चों जरा इसके अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिए तो आपके पास मिलेगा 2 या 8/, ठीक है 8/6 आप लोगों ने लिखा 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2, और 6 को आप लोग लिखेंगे 2 गुणा गए 3, कुछ नहीं है तो 1 ऊपर और कुछ नहीं है तो 1 नीचे। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि एक के अतिरिक्त भी क्या है यहाँ पर क्या ये संख्या 2 ऐसी है जो दोनों में क्या है कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि 2 से क्या हो जाएगी 8 भी विभाजित हो जाएगी, और 2 से क्या हो जाएगी 6 भी विभाजित हो जाएगी। आपने यहाँ पर देखा, या आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखा 4 और यहाँ पे आपने लिखा 6, तो 2 गुणा गए आपके पास हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा गए 3, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। तो 1 1 क्या है यहाँ पे उभयनिष्ठ है, और इसके अलावा क्या है 2 भी उभयनिष्ठ है। तो ये संख्या क्या नहीं होगी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आप लोग देख रहे हैं इस 2 से 4 भी विभाजित हो जाता है, और इस 2 से क्या हो जाता है ये 6 भी क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है। इसका मतलब कि ये क्या है एक सहअभाज्य संख्या ही नहीं है। तो अगर आप किसी संख्या को प्राइम नंबर कह रहे हैं तो प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में P और Q क्या होनी चाहिए सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर P और Q सहअभाज्य संख्या है तभी हम उस नंबर को या उस भिन्न को हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे रेशनल नंबर परिमेय संख्या।
ठीक है। और अपरिमेय संख्या जस्ट इसका विपरीत होता है कि वे संख्याएं जो दशमलव के बाद क्या नहीं होती है, शांत नहीं होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ये आपके पास प्रश्नावली 1.2 का क्या था, परिचय था। अगर आपको ये पता चल गया, इसके बाद प्रश्नावली 1.2 करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जो ये आपकी जो इंट्रोडक्शन वाली जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपकी समझ में आई होगी, और जो भी मैंने आपको परिभाषाएं दिखाई हैं आप उनको कृपया करके ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। और कल हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.2 क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।